नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगोत्री जीएस अकेडमी में। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं और ये सेशन है वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, Which of the following constitutional remedies is also called postmortem? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? आपके पास विकल्प है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। सही विकल्प आप लोग को चुनना है। आपके पास जो भी विकल्प है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा में किसे संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा बी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार को ग्रहण करने से रोकती। यानी कोई भी व्यक्ति है वो किसी पद पर है, वो अवैध तरीके से उस पद पर बना न रहे, इसके लिए यह जारी किया जाता है और उससे यह पूछा जाता है कि आप जो है इस पद पर कैसे बने हैं और किस अधिकार से बने हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी है, यहाँ पे छूट गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी है, आप लोग को बताना है आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है। राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी। तो आप लोग को बताना है आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है या किस प्रकार की पार्टी है। तो इसका सही विकल्प होगा राज्य पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है एक राज्य पार्टी है। इसके नेता जो है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और इसका जो गठन है 2012 में हुआ था। ठीक है, 2012 में हुआ था इसका आम आदमी पार्टी का गठन। कभी गठन से सवाल पूछ लिया जाए। इसके अलावा इनके जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल है, याद रखिएगा। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है। ठीक है, चुनाव चिन्ह झाड़ू है और 2015 से दिल्ली में इनका शासन चल रहा था। आम आदमी पार्टी का ही शासन था, लेकिन अभी फिलहाल में जो चुनाव का नतीजा आया है दिल्ली में, तो बीजेपी के द्वारा सरकार बना लिया है। तो अब दिल्ली में जो है बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री का भी चुनाव कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए, रेखा गुप्ता जी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगी, ये पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी जो है ये राज्य पार्टी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन इट्स स्टेट असेंबली? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है या अधिक है। आपके पास विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश तो ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर है
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। देखिए, यदि आप लोग को याद है, संविधान का जो है भाग 6, ठीक है, संविधान का भाग 6 और आर्टिकल 170, आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 170 ये राज्य के लिए विधानसभा के गठन का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद का भाग 6 का अनुच्छेद 170 जो है वो राज्य के लिए विधानसभा के गठन का प्रावधान की बात करता है और विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से व्यस्त मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या जो है 500 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। विधानसभा की अधिकतम संख्या, अधिकतम कितना हो सकता है? 500। ठीक है, और न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम तो ये है आपका 100। तो ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है विधानसभा की सीट यूपी में है और उत्तर में यह जो है, यूपी में जो है यह 403। ठीक है, यूपी में कितना है? ये 403 है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा विधानसभा की संख्या उत्तर प्रदेश में है ना। अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, which of the following was formed under the पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से किसका निर्माण निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? आपके पास विकल्प है, आप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत और जन पंचायत। तो सही आंसर है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। याद रखिएगा, संविधान का भाग 9, ठीक है, संविधान का भाग 9 कभी कभी सवाल पूछेगा, इसको ध्यान में रखना है। संविधान का भाग 9 का अनुच्छेद जो है आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 का ऑब्लिक क्या है? का ऑब्लिक क और न। ठीक है, 243 का ऑब्लिक क और न जो है पंचायती राज का प्रावधान की बात करता है। ठीक है, तो भाग 9 और आर्टिकल 243 का क और न जो है पंचायती राज का प्रावधान करता है। और 1992 के द्वारा 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में
16 नए अनुच्छेद तथा अनुसूचियों में 11 अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये याद रखिएगा, भाग 9 संविधान का भाग 9 का आर्टिकल 245 क और 9 ये जो है पंचायती राज का प्रावधान करता है और इसके अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, Who among the following is land record officer? निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, यानी कौन सा अधिकारी है जो भूमि का रिकॉर्ड रखता है। आपके पास विकल्प है पटवारी, लंबरदार, जमींदार और जेलदार। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन सा है। तो सही आंसर है, सही विकल्प है पटवारी। याद रखिएगा, जो पटवारी प्रणाली है इसकी शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के शासन के दौरान हुई और अकबर ने इसको बढ़ाया। याद रखिएगा, ये जो पटवारी है इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत शेरशाह सूरी के काल में हुआ। शेरशाह सूरी का नाम आप लोग सुने होंगे। शेरशाह सूरी। ग्रैंड टैंक रोड का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था, जीटी रोड जिसको बोला जाता है। तो पटवारी की व्यवस्था जो है या पटवारी प्रणाली की जो शुरुआत है वो शेरशाह सूरी के शासन काल में ही। आगे जो है अकबर ने इसे बढ़ाया, इसका विस्तार किया। वर्तमान में जो पटवारी है वो ग्राम स्तर का अधिकारी है, राजस्व विभाग के अंतर्गत ग्राम स्तर का अधिकारी है और यह ग्रामीण क्षेत्र में सरकार का प्रशासनिक पद होता है जो भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करता है। तो जो पटवारी है वो भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। आगे अकबर के द्वारा या अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली को बढ़ावा दिया गया और वर्तमान में पटवारी जो है राजस्व विभाग ग्राम स्तर का अधिकारी होता है और भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, which of the following characteristic is not correct for a central government system? निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो आप लोग को बताना है जो निम्नलिखित विशेषता यहाँ पे दिया गया है उसमें कौन केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। आपके पास विकल्प है त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श और कानून की एक रूपता। तो इसका सही आंसर होगा आइडल फॉर बिग कंट्री, बड़े देशों के लिए आदर्श। बड़े देशों के लिए आदर्श ये जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। बाकी त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता ये जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही है, जबकि बड़े देशों के लिए आदर्श ये जो ऑप्शन यहाँ पे है, ये जो विकल्प है ये सही नहीं। चलिए अगला सवाल, टू होम कैन अ सुप्रीम कोर्ट जज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? आप लोग को बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। आपके पास विकल्प है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ
इंडिया। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने पद से त्यागपत्र किसको देगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो किसे त्यागपत्र देगा। इसका सही आंसर होगा राष्ट्र, सही विकल्प है राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लेकर दे, किसको लिखकर दे सकता है, तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। और याद रखिएगा आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उसके कार्यकाल के संबंध में वर्णन करता है। इसके अलावे इसके अंतर्गत अन्य प्रावधान में से यह भी प्रावधान है कि वह राष्ट्रपति को अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकता है। और यह जो है अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकता है और अपने पद से मुक्त हो सकता है। और इसका वर्णन जो है 124 का 2 सब क्लॉज में किया गया है। इसके अंतर्गत उनका कार्यकाल और त्यागपत्र के बारे में वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड कास्ट कमीशन। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन। आप लोग को बताना है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा और भीमराव अंबेडकर। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेलकर, काका साहब कालेलकर थे। याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखना है कि आर्टिकल 340, ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 340 पिछड़ी जाति आयोग के गठन की बात करता है, यानी पिछड़ी जाति के आयोग का गठन का वर्णन आर्टिकल 340 में है। और इस पिछड़ी जाति आयोग का गठन, यानी इस आयोग का गठन जो है काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया। और इसका गठन जो है 1953 में हुआ, ठीक है। प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जो है 1953 को हुआ था। 1953 याद रखिएगा इसका गठन होता है। और इस आयोग को, यानी पिछड़ी जाति आयोग को काका साहेब कालेलकर आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। काका कालेलकर आयोग भी इसी को, काका कालेलकर। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, काका साहेब कालेलकर। आर्टिकल 340 पिछड़ी जाति आयोग के गठन की बात करता है और 1953 में इनकी अध्यक्षता में पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया। और पिछड़ी जाति आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। By whom is the chairman of State Public Service Commission appointed?
अब आप लोग को बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपके पास विकल्प है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल यानी स्टेट पब्लिक कमीशन। स्टेट पब्लिक कमीशन का जो अध्यक्ष है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आर्टिकल 315 याद रखिएगा। 315 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के गठन की बात करता है। और इसके तहत जो है इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं। ये बात ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं जो नियुक्त करते हैं वही हटाते भी, ठीक है, पदमुक्त भी वही करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यह आर्टिकल 315 में वर्णित है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को हटाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे हटाया जाएगा। वहीं याद रखिएगा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तथा पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो चेयरमैन होंगे या उनके जो सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और पदमुक्त भी उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनके अध्यक्ष को हटाने का जो पावर है वो राज्यपाल के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति इनको पदमुक्त कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। जबकि यूपीएससी के जो चेयरमैन या सदस्य है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और पदमुक्त भी है राष्ट्रपति। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, व्हाट एज शुड अ पर्सन नॉट बी बिलो टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कोई व्यक्ति जो है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर है सी। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु है न्यूनतम आयु 25 साल है। सॉरी, इसका सही आंसर क्या है, बी है। ठीक है, सही आंसर इसका बी है। ठीक है, बी है 25 साल। 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जबकि राज्यसभा के लिए 30, ये याद रखिए। 30 जो है राज्यसभा के लिए, RS राज्यसभा, ये याद रखिएगा। और LS जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये याद रखिएगा। अब विधान परिषद के लिए भी
30 वर्ष। याद रखिएगा, विधान परिषद, कुछ राज्य में विधान परिषद भी है, विधान परिषद, विधान परिषद, इसके लिए भी 30 वर्ष, 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स, ये याद रखना। विधानसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष, जबकि विधानसभा के लिए भी 25 साल, 25 वर्ष और लोकसभा के लिए भी 25। तो याद रखिएगा, निचली जो सदन है उसके लिए 25 और ऊपरी सदन के लिए 30। चलिए, गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आप लोग को बताना है किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। विकल्प प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उच्च मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो याद रखिएगा, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और 5 वर्षों के लिए इनकी अवधि होती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की कृपा है, राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो आर्टिकल 155 याद रखिएगा, आर्टिकल 155 यह प्रावधान करता है भारतीय संविधान में कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाएगी और राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे। चलिए, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक राज्यपाल, तो एक राज्य का राज्यपाल जो एक व्यक्ति होंगे जो न्यूनतम अर्हता रखते होंगे राज्यपाल बनने के लिए। पहला, इनकी जो अर्हता है यानी इनका जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहला तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला है भारत का नागरिक, सिटीजन होना चाहिए भारत का। और दूसरा है इनका एज जो है 35 वर्ष हो, ठीक है। और एज जो है उम्र जो है इनकी 35 वर्ष। तो ऐसे योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है और एक राज्यपाल को 2 राज्य का पदभार भी दिया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला सवाल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है, कौन से आर्टिकल में? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 330, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल 332 में, ये जो है आर्टिकल 332, इसमें विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का बात करता है, ठीक है।
विधानसभा, विधान सभा में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट के प्रश्न में था लोकसभा में कौन सा आर्टिकल है ना, लोकसभा में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है या आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो याद रखिएगा लोकसभा में 300 आर्टिकल 330, जबकि विधानसभा में आर्टिकल 332 जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का बात करता है, आरक्षण के प्रावधान की चर्चा करता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो याद रखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आपके पास विकल्प है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50। तो सही आंसर होगा आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 40 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को पंचायत के गठन के लिए निर्देश देता है। चलिए अगला प्रश्न, in which of the following years the Sarkaria Commission, which was given the power to recommend change in central state relations, submitted its report। देखिए सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य सरकार, जो केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों में परिवर्तन के लिए बनाया गया उसके संस्तुति का अधिकार देता है। तो वह अपना जो है रिपोर्ट कब जमा किया था, इसी के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है। तो निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया। तो सरकारी आयोग जो है जो केंद्र और राज्य संबंधों के लिए जो है उसमें परिवर्तन करने के लिए या उसके केंद्र और राज्य का जो संबंध है उसमें क्या परिवर्तन किया जा सके उसके संस्तुति के लिए बनाया गया था। तो अपना जो रिपोर्ट है कब प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा आपके पास विकल्प है 1983, 84, 85 और 87। तो सही आंसर है 1987। ठीक है, सरकारी आयोग के द्वारा केंद्र और राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्कृति के लिए जो अपना रिपोर्ट है वो 1987 में जमा किया था। जबकि याद रखिएगा इसका जो गठन है, ठीक है, सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। 1983 याद रखिएगा 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में। ठीक है, रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया जाता है। और यह जो आयोग है वो 1987 में अपना विस्तृत रिपोर्ट 1600 पत्रों 1600 पेज का रिपोर्ट है। ये 1600 पेज याद रखिएगा।
1600 पेज का रिपोर्ट 1987 में यह जमा करता है। चलिए अगला सवाल, in which year did the state of India recognize on the basis of language after independence? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो याद रखिएगा, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? आपके पास विकल्प है 1947, 1951, 1956 और 2000। इसका सही विकल्प है 1956। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956